हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और ऐप शिक्षा हब पे। बच्चों, आज जो हम करेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले चंद्रमा का कंसेप्ट और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्वार-भाटा का कंसेप्ट। ठीक है, पहले सूर्य का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो और आज हम ज्वार-भाटा के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रमा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा जो है ना, आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपसे पूछ ले, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? चंद्रमा आएगा। ठीक है, पृथ्वी का अगर आपसे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछ ले तो आंसर क्या आएगा? चंद्रमा। यानी कृत्रिम तो कई हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन प्राकृतिक कितना? एक, जिसका नाम क्या? चंद्रमा। अब यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, चंद्रमा परिक्रमा करेगा किसकी? पृथ्वी की। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, और अच्छा, अब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, इसे चंद्रमा की कौन सी गति बोलेंगे? परिक्रमण गति। अब चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्ष पर चक्कर लगाता है। अब ये जो दोनों टाइम है ना, एक तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे चंद्रमा की परिक्रमण गति बोलते हैं, और एक होती है चंद्रमा की घूर्णन गति, जब चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। ये दोनों की दोनों जो है ये क्या है? सेम सेम है। यानी चंद्रमा को 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी की क्या है? मतलब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, परिक्रमण गति बोलेंगे। चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, घूर्णन गति बोलेंगे। तो चंद्रमा की घूर्णन गति करने का और परिक्रमण गति करने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सेम है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब अगर आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रमा से एक अक्ष के चक्कर जो है वो दिखाई नहीं देते, चंद्रमा से एक अक्ष के चक्कर जो है वो मतलब चित्र जो है वो दिखाई नहीं देते, मतलब चंद्रमा का एक साइड जो वो दिखाई नहीं देती, उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या रीजन है, आपसे ये पूछ लिया जाए। तो देखिए, चंद्रमा से एक अक्ष के चक्कर इसीलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति यानी रोटेशनल और रिवोल्यूशन मूवमेंट जो है वो क्या है? सेम है। क्लियर है इतनी बातें? इसी वजह से चंद्रमा से एक अक्ष के चक्कर दिखाई नहीं देते। ये तो था एक पॉइंट। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अब चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, उसका रीजन क्या है? चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, उसके पीछे का रीजन यही है कि चंद्रमा पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। मतलब है भी तो बहुत ज्यादा कम है। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। कितना भाग है? 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। मान लीजिए कि अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार 30 किलोग्राम है, तो आपसे पूछा जाए कि ये जो भार है ये कहां पे? पृथ्वी पे है, तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार कितना होगा? क्या पूछा जाए आपसे कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर तो 30 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा। 30 गुणा 1/6 तो कितना हो जाएगा? 5 यानी 5 किलोग्राम।
अब वेट के साथ एक चीज हम और भी देखते हैं, वो है द्रव्यमान यानी मास। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु का वेट चेंज हो सकता है लेकिन उसके द्रव्यमान में, मास में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो इसका जो मास होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपसे वो पूछे, कहीं भी पूछ ले, किसी भी ग्रह पे पूछ ले, किसी भी ग्रह पे पूछ ले कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो मतलब चंद्रमा पर कितना होगा या किसी अन्य ग्रह पे कितना होगा, तो आप ऐसे आइडिया लगा के चलिए कि ये कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये ऑलवेज रिमेन सेम। समझ में आ गई इतनी बात? यानी 30 है पृथ्वी पे तो 30 ही रहेगा, लेकिन भार जो है उसमें बदलाव आता है। तो किसी भी वस्तु का भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। और इसका गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है। तो ऐसा पूछा जाए, चाहे 36 दे दे चाहे 35 दे दे, तो 1/6 कर देना, जितना आएगा वो इसका क्या होगा, भार। समझ गए? तो यहाँ पे ये समझ लिया हमने कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा कम है। अब इतना, अब वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बैलेंस भी नहीं है। बैलेंस इन द सेंस कि अगर मैं बोलूं कि रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रात को जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, और दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये इसी वजह से है कि यहाँ पे गैसों का बैलेंस नहीं है। और हमारी पृथ्वी पे अगर नाइट्रोजन जो है वो 78% की मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए गर्म गैस भी है जिसका नाम क्या है, CO2, ठीक है। क्यों है ऐसा, ये बैलेंस्ड क्यों है ये गैस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल है, और वायुमंडल होने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो उसके और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको बोला जाएगा कि चंद्रमा पर कोई भी शोर क्यों नहीं है, चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती। क्या पूछा जाए कि चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती, चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती, ठीक है। तो चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। और जो ध्वनि है वो वायु के माध्यम से संचारित कंपन है, ध्वनि वायु के माध्यम से संचारित कंपन है, वायु के माध्यम से संचारित कंपन है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ध्वनि वायु के माध्यम से क्या होती है, संचारित। अब वायुमंडल ही नहीं है तो यहाँ पे फिर चंद्रमा पर कोई भी, एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहो कोई वो नहीं है, ठीक है, चीखते रहो चिल्लाते रहो कुछ भी कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि कोई शोर ही नहीं है। समझ गए? क्लियर इतनी बात? अब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का अपना प्रकाश भी नहीं होता, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा किसके के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो चंद्रमा पे सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। जबकि सूर्य के प्रकाश को मैंने क्या बताया था, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में। लेकिन अगर आपको पूछा जाए चंद्रमा पे सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड। तो ये अपना जो कंसेप्ट था छोटा सा था वो चंद्रमा का। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं ज्वार भाटा का। देखिए ज्वार भाटा वैसे तो दैनिक भी होता है, यानी हर दिन आता है। कहां पे, समुद्र में। अब ये जो समुद्र है ये कहां पे है, पृथ्वी पे, ठीक है। दैनिक ज्वार भाटा भी होता है, लघु ज्वार भाटा भी होता है, दीर्घ ज्वार भाटा भी होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लघु ज्वार भाटा और दीर्घ ज्वार भाटा की बात करेंगे, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि दैनिक ज्वार भाटा जो है वो हर 8 घंटे में आते हैं, मतलब, और लघु ज्वार भाटा जो है वो हर 48 घंटे में आता है। तो वो कंफ्यूजिंग चीजें ना ही तो वो एग्जाम में पूछी जाती है, आज तक पूछी भी नहीं गई और आगे पूछी भी नहीं जाएगी। आपसे पूछा क्या जाएगा कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। तो देखिए ज्वार भाटा क्या है, समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार, समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, ऊपर उठने को ज्वार, और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है।
और नीचे गिरने को क्या बोलते हैं? भाटा। नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या बोलते हैं? भाटा। तो अब ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या होंगे? समुद्र होंगे, और यहाँ पे कहीं पे क्या है? चंद्रमा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? सूर्य। अब होता क्या है कि चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पे, और सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पे। तो देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से पानी कम मात्रा में ऊपर उठ पाता है, लेकिन उठता तो है ना ऊपर, जाता तो है ना ऊपर। तो इस ऊपर उठने को हमने क्या बोला? ज्वार। ऐसा किस वजह से हो रहा है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो किस पे लगता है? पृथ्वी पे। यानी समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? कि चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल, जो किस पे लगता है? पृथ्वी पे। मतलब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अब सम्मिलित वर्ड जो बोला मैंने, वो भी उसकी स्टोरी में बताते हैं, वो क्या है। तो एक बात देखो, ये इस जो चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है और सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, इसको लघु ज्वार भाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु ज्वार भाटा, यानी छोटा। अब बात आती है दीर्घ ज्वार भाटा की, कि दीर्घ ज्वार भाटा जो है ये क्या होता है। तो एक बात सुनो सिंपल सी, कि एक दिन होता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण का दिन। सूर्य ग्रहण का दिन, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण की सिचुएशन क्या होती है कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, सॉरी ये सूर्य है, अरे नहीं, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, चंद्रमा सूर्य यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात सोचो कि यहाँ पे समुद्र है, चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, सूर्य, लेकिन ये तीनों एक ही सीध में है। चाहे चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, ये जाएगा तो एक ही साइड में ना। समझ रहे हो ना इस बात को, कि ये एक ही साइड में जाएगा, जिसकी वजह से पानी ज्यादा मात्रा में ऊपर उठेगा, और इसे मतलब दीर्घ ज्वार बोलेंगे। अगर जितनी ऊपर जाएगा उसी स्पीड से फिर नीचे भी आएगा, यानी उसी ऊंचाई से नीचे भी आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ ज्वार भाटा। कब आता है? सूर्य ग्रहण के दिन, जिसको अमावस्या का दिन बोला जाता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। अब इसमें क्या होता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश तो होता नहीं, ये सूर्य है, बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? चंद्रमा। अभी सूर्य यहाँ भी स्थिर था और यहाँ भी स्थिर है, इस वजह से लोग बोल देते हैं कि सूर्य तो स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाली पोजीशन को देखकर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सूर्य स्थिर है। सूर्य दुग्ध मेखला, जो हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी है, उसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है, और सूर्य अपने अक्ष पर भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। समझ गए इस चीज को? तो सूर्य जो है वो स्थिर नहीं है। चंद्र ग्रहण की सिचुएशन पूछा जाए तो आपसे बोलेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अमावस्या का यानी सूर्य ग्रहण का, तो आप बता देंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। ओके।